जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 9 के साथ। और इसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। जो क्षेत्रीय संस्कृति है उनका निर्माण किस तरह से होता है। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पर जाते हैं, अपने घर से थोड़ी दूरी पर ही जाते हैं या अपने गाँव से थोड़ी दूर जाते हैं, किसी दूसरे गाँव में जाते हैं, फिर उसके आगे किसी और दूसरे गांव में जाते हैं, तो आपको लोगों की बोलचाल, रहन-सहन, खाने-पीने में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देते होंगे। तो यही सब जो अंतर है, इनसे ही संस्कृति डिफ़ाइन होती है कि कहाँ की संस्कृति कैसी है। तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण जो है वो किस तरह से होता है। देखिए, यहाँ पर लोगों का वर्णन करने का सबसे एक सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ क्या होता है? तो आमतौर पर इसका अर्थ ये होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिल या उड़िया यानी कि उड़ीसा में रहता है। और इसी तरह से जब हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, उनके वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ते हैं, यानी कि इसी तरह से अभी तो यहाँ पे हमने भाषा से अंदाज़ा लगाया कि अगर वो तमिल या उड़िया बोलता है तो वो तमिलनाडु या उड़ीसा से होगा। इसी तरह से जब उनके हम अलग-अलग खाने, उनके पहनने के कपड़े, उनके काव्य, उनके नृत्य, उनके संगीत और उनकी चित्रकला आदि से जोड़ते हैं, तो कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और ये सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की मुख्य भूमिका रही है। जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदली हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो संस्कृतियाँ हैं ये हमेशा से ही ऐसी चली आ रही हैं, ये समय के साथ साथ इनमें चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे अपनी डेली की ज़िंदगी में भी, जिस तरह से अब आप 2 साल पहले सोचते होंगे, आज आप उस तरह से नहीं सोचते होंगे जिस तरह से आप 2 साल पहले सोचते होंगे, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपकी सोच में आया होगा ना। तो सेम ऐसा ही है कि ये जो संस्कृतियाँ हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा से ऐसी चली आ रही है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं, सिंपल सी बात है भाई, आज भी बदल रही हैं ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की है, मतलब कुछ तो अपने क्षेत्रों की विशेष परंपराएं होती हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। यानी कि कुछ तो ऐसी है जो उसकी इंडिविजुअल होती हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की विशेषताएं, लेकिन कुछ विशेषताएं हमें ऐसी दिखाई देती है जो सब जगह आपको सिमिलर सी दिखाई देती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। यानी कि कुछ जो खास परंपरा, जो अन्य परंपराएं हैं, खास इलाके से जो खास इलाके के जो पुराने रीति रिवाज हुआ करते थे उनसे निकली तो हैं, लेकिन आज उन्होंने कुछ और ही नया रूप ले लिया है अपना। चलिए, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो चेर और मलयालम भाषा का विकास किस तरह से हुआ। तो आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। संभवतः मलयालम भाषा में जो भाषा है इस इलाके में बोली जाती थी। तो यहाँ पर जो है ये चेर चेर कहाँ पर है, ये चेर जो है ये राज्य प्रायद्वीपीय जो दक्षिण पश्चिम का हमारा एरिया है, जो क्या केरल वाला राज्य आप देखते हैं, वहाँ पर ये स्थित हुआ करता था 9वीं शताब्दी में। और इसमें जो भाषा है वो इसमें मलयालम बोली जाती थी। तो शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो इस महाद्वीप के अंदर जो सरकारी अभिलेखों की अगर हम बात करें, तो इस सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग जो किया गया था, उनमें सबसे पहला उदाहरण हमें यहाँ पर मलयालम का देखने के लिए मिलता है। देखिए, यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, ये मलयालम में रचित है ये आरंभिक केरल का एक अभिलेख, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है।
साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। और यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, क्या नाम है इस ग्रंथ का? लीला तिलकम, जो कि व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। तो ये कौन सी शैली में लिखा गया है? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है लीला तिलकम, जो कि व्याकरण और काव्यशास्त्र विषयक है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम, क्योंकि मणि का मतलब क्या हुआ? हीरा, मणि मतलब हीरा, और प्रवाल कहा जाता है मूंगे को, प्रवाल। तो यहाँ पर मणि प्रवालम मतलब मूंगा और हीरा। जहाँ जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है, यानी कि संस्कृत भाषा मणि शब्द हो गया और क्षेत्रीय भाषा में प्रवालम, तो यह दो भाषाओं के संयोग से ये शब्द बन रहा है, तो यहाँ पर इसको ये शो करता है मणि प्रवालम। अब देखते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। शासक और धार्मिक परंपराएं और इसी के साथ इसमें जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में। अब देखिए, पहले चित्र देखें, यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है, ये बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की जो लघु मूर्तियां हैं, ये तालपत्र की पांडुलिपि है, जो कि उड़ीसा से मिली है। तो यहाँ पर इनके देखते हैं ये जो जगन्नाथी संप्रदाय है, इनके बारे में। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ ये होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ का मतलब क्या है? दुनिया का मालिक, जो कि किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी कि आज तक भी जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है वो स्थानीय जो जनजातीय लोग हैं, जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ जो है मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो यानी कि ये क्या हुआ करते? स्थानीय देवता थे, जिसको आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया इनको, जगन्नाथ को। और 12वीं शताब्दी में जो गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए, गंगवंश के, जिनका नाम था अनंत वर्मन, इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और उसके बाद इन्होंने 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। तो ये कौन थे? ये थे अनंग भीम तृतीय। इन्होंने इसी के साथ आगे बात करते हैं। तो जैसे जैसे यानी कि जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगलों ने, मराठे, ईस्ट इंडिया कंपनी और सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब महसूस करते थे वे यह सब महसूस करते थे कि जो मंदिर है, इस पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका जो शासन है वो स्वीकार्य खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टेम्पल आपको दिखाया गया है, ये मंदिर है जगन्नाथ मंदिर पुरी का। पुरी पड़ता है उड़ीसा के अंदर। तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ता है ये मंदिर, आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। अब बात करते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं क्या थी। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपुताना कहते थे। तो जहां पर आज के टाइम में आप राजस्थान देखते हैं, 19वीं सदी में जो ब्रिटिश लोग हैं अधिकांश यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या कहते थे? राजपुताना कहते थे। इससे समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे जो अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत, ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं, जो कि उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं। और ये भी सच है कि राजस्थान में जो राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर केवल राजपूत वहीं पर ही रहते हैं। तो देखिए, दो मिथ है यहाँ पर कि राजस्थान में ही राजपूत रहते हैं, तो ये भी गलत है।
राजस्थान में और भी जाति के लोग रहते हैं और राजस्थान में ही रहते हैं और देश में कहीं नहीं रहते पूरे, तो ये भी गलत है क्योंकि पूरे देश में कहीं ना कहीं राजपूत और जगह भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। हालांकि ये भी माना जाता है कि इन्होंने क्या करा था, राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की थी। ये संस्कृतियाँ ये सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, एक ऐसा ही शूरवीर शासक था। ये शासक अपने शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र था उसमें बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया और मगर पेट इन्होंने कभी नहीं दिखाई। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है ये बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का चित्र दिखाया गया है। तो राजपूत जो शूरवीर थे, राजपूत शूरवीरों की जो कहानियाँ हैं काव्यों और गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति यानी कि याद को सुरक्षित रखते थे जिनसे और उनसे ये आशा भी की जाती थी कि अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। तो इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि इन शूरवीरों की यादों को अगर ये संजोएंगे, इनको काव्य गीतों में इनका संकलन करेंगे, तो अन्य जो लोग हैं वो भी उनका अनुसरण करेंगे उन शूरवीरों का। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं के द्वारा अपने मृतक पतियों की चिताओं में जिंदा बैठ जाना, यानी कि क्या हुआ करता था, जो स्त्रियां हुआ करती थी उस टाइम पे सती प्रथा में ये होता था कि अगर उसका पति मर गया स्त्री का, तो वो भी जिंदी ही अपनी जो पति है उसकी चिता पे ही अपने प्राण की आहुति दे देती थी। देखिए यहाँ पर वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है, यहाँ पर ये चित्र ये दिखाया गया है मैप इसमें। तो यहाँ पर चिता पर इनको क्या कर दिया जाता था, चिता पर इनको जिंदा जल जाने की जो प्रथा थी उसका भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब बात करेंगे क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। तो कथक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, देखते हैं उसकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है। देखिए, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है कि जिस तरह से भाई शूरवीरता की कहानियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सुनते हैं, उस तरह से ही अलग अलग डांस अलग अलग क्षेत्र में किए जाते हैं। तो आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। तो ये उत्तर भारत में क्या थी, कथा जो थी कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी। ये कथाकार अपने हाव भाव और अपने संगीत से अपने कथावचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक जो है ये विशिष्ट नृत्य शैली का जो रूप है ये धारण करने लगा। राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान कहानियाँ यानी कि लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो कथक के जो इसमें हाव भाव भी जुड़े होते थे रासलीला में। तो नृत्य की कक्षा जो होती थी उसमें लक्ष्मण मंदिर जो है खजुराहो का, ये आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो दिखाया गया है ये है इसमें खजुराहो के मंदिर में, आपको यहाँ पर इनकी ये दिखाई गई है इमेजेस।
सॉरी, बहुत थोड़ी तबीयत ख़राब है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो मुग़ल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। तो जो मुग़ल बादशाह थे और उनके जो अभिजात थे, उनके शासनकाल में जो कथक नृत्य था वो राज दरबार में पेश किया जाता था। और आज के टाइम में जो नृत्य शैली आप देखते हैं तो इसका एक विशिष्ट रूप विकसित हो चुका है। अब आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, राजस्थान जयपुर के दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर जो संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, कैसा भाई, एक तो क्लिष्ट मतलब होता है कठोर, तो क्लिष्ट और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर इन पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। आज के टाइम में अगर बात करें तो अब प्रेजेंट में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, यहाँ पर 6 बताए गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं प्रेजेंट में। और अगर आपसे ओवरऑल पूछेगा तो आपको 8 ही बताने हैं। बात करते हैं आगे शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, मैं आपको शास्त्रीय नृत्य तो बता रही हूँ कि शास्त्रीय नृत्य आप देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। तो किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, एक ऐसा प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से जो ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि जो शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग है उन कला रूपों में श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द से सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें हम शास्त्रीय नृत्य मानते हैं, माना जाता है, तो ये है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल के अंदर, ओडिसी ओडिशा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर कथक हमने भी देखा ही था। कथक कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कथक नृत्यांगनाओं का एक चित्र दिखाया गया है, एक दरबारी चित्र है ये कथक की, यहाँ पर ये जो कथक कर रही हैं। अब बात करेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा के बारे में। तो लघु चित्रकला किस तरह से स्टार्ट हुई ये देखते हैं। तो एक अन्य परंपरा जो कि कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र क्या होता है, जैसा कि उसके नाम से ही हमें पता चलता है, एक छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर या तो जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। तो एक छोटे आकार का जो पिक्चर होती है, जिनको आमतौर पर जल वाले जो वाटर कलर होते हैं उनसे कपड़े या फिर कागज पर उनको चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। वही जो बहुत पहले के टाइम था उसमें किसमें किए जाते थे, तालपत्रों पर या फिर लकड़ियों की तख्तियों पर किए जाते थे चित्रित। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो कि पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर
जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित किया करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, इनमें क्या क्या दिखाया जाता था भाई, चटक तौर पर बनाए जाते थे एक तो ये, और इनमें उनमें दरबार के दृश्य जैसे कि लड़ाई, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को चित्रित किया जाता था। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, यानी गिफ्ट के रूप में भी इनको दिया जाता था, और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। यानी कि ये ऐसा नहीं हर किसी को दिखाए जाते थे, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखाए जाते थे। जैसे कि आप इस चित्र को यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको इसमें विभिन्न वैरायटीज़ आपको दिखाई देंगी। ये देखिए यहाँ पर इनके हाथ में डंडे से आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि ये लड़ने के लिए कहीं जा रहे हों, है ना। फिर यहाँ पर देखो ये दो मित्रों की तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर शायद कुछ लेन देन की बातें चल रही होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हाथी या एक सैन आ रही है इधर से हाथियों पर बैठकर, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इनमें दिखाई जाती थी। इसी के साथ मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की जो कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के जो दृश्य चित्रित किए जाने लगे, और इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं, काव्यों के विषयों का जो चित्र है वो बराबरी जारी रही, यानी कि ये बराबर से चलता रहा। और ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का तो इलाका जो था वो। यहाँ पर अगर आप ये वाला चित्र देखेंगे तो ये होली खेलते हुए इसमें दिखाया गया है महाराणा राम सिंह सेकंड को। तो महाराणा राम सिंह सेकंड है जो कि यहाँ पर क्या खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। ये राजपूत लघु चित्र कोटा से लिया गया है। तो ये वाला जो तलहटी का इलाका था, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। तो यानी कि जो साहस से, यानी कि करेज से भरी हुई थी, भाव यानी कि इमोशन से पूर्ण जो शैली थी, उसका यहाँ पर विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय जो पुस्तक चित्रित की गई थी वो थी भानुदत्त की रसमंजरी, जो कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। ये उनके ऊपर थी। यहाँ पर ये जो चित्र देखेंगे आप, ये राधा और कृष्ण और उसकी सखिया दिखाई गई है। तो ये कृष्ण हो गए यहाँ पर, ये राधा और उनकी सखिया हो गई। ये पहाड़ी पर इनका एक लघु चित्र दिखाया गया है, ये कांगड़ा में। अब यहाँ पर देखिए, तो वो गए वहाँ और उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप जो चित्रकारी की कांगड़ा शैली है वो विकसित हुई। और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली थी, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी थी। जो उनकी जो प्रेरणा का स्रोत था वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण जो था, ये कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो कांगड़ा शैली में तो ठंडे नीले और हरे रंग सहित जो कोमल रंग थे, यानी कि सॉफ्ट रंग जो हमारी आंखों को अच्छे लगे, ऐसे कलर्स का यूज़ किया जाता था कांगड़ा शैली में। स्मरण रहे, यानी कि याद रहे कि जो साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवार और कपड़े, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। तो वो भी अपना वही टैलेंट दिखाते थे, अपने बर्तनों पर कारीगरी करके अपनी दीवार, कपड़ों और फर्श पर कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे, और इसके विपरीत लघु चित्र जो थे वो राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे कि वो सदियों तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं बंगाल नज़दीक से एक नज़र। तो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है उसके अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग जो हैं वो हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे।
किंतु एक दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य के भाग में तो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बंगाल के लोग जो है वो संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव हुआ कैसे, अब हमें ये समझना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पत्र है जो कि किस में लिखा हुआ है, बंगाली में। तो ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध, ये दोनों दक्षिण बिहार, मगध जो होता है दक्षिण बिहार का एरिया था, के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे बंगाल के और मगध के बीच, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का जो प्रभाव है वो बढ़ता गया होगा। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी भारत पर अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग जब आया तो ह्यूनसांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो बंगाल में उस टाइम पे क्या हो रहा था, तो संस्कृत की जो संस्कृत से जो निकली हुई भाषाएं हैं उनका यूज यहाँ पर चल रहा था 7वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी से पहले 8वीं शताब्दी में जो पाल शासक थे, पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, जो कि मैंने चैप्टर 2 में पढ़ा था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक बंगाल पर किसका शासन रहा, सुल्तानों का, जो कि दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। यानी कि ये दिल्ली में जो स्थित शासक थे उनसे ये स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। तो अकबर ने जब बंगाल पर विजय प्राप्त की तो बंगाल को उस समय एक सूबा माना जाता था। और उस समय प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो बंगाली जो थी वो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, हालांकि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज हुआ करती थी, भाषा हुआ करती थी, वो फारसी थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी के आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। कब, तो 15वीं शताब्दी आते आते। और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो कि जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अन्य स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन चुका है अब ये। तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य की जो इसके प्रारंभिक साहित्य है उनको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी तो संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, जैसे कि मंगल काव्य, जिसका शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी कि मांगलिक काव्य, जो कि स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि इसमें शामिल होती हैं। और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और इसी के साथ गाथा गीत, ये इसमें मेन है। अब देखते हैं ये मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के बारे में। तो नाथ लोग जो हुआ करते थे ये सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि राम की जो रानी मैनामती है, रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। तो ये रानी मैनामती ने अपने पुत्र को प्रोत्साहित किया था संन्यास को अपनाने के लिए। और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो गोपीचंद्र ये जो है, धर्म ठाकुर जो है, ये क्या है, एक देव है जिनकी पूजा पत्थर की काठ या मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिसमें इंगित किया गया है
कि उनकी जो रचना है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की जो कृतियाँ हैं वो मौखिक रूप से सुनी और कही जाती थी, इसलिए उनका जो काल निर्धारण है वो सही से नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ करता था। अब देखते हैं पीर और मंदिरों के बारे में। अच्छा, पीर क्या है पहले जान लेते हैं। पीर जो है ये फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनै शनै स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। तो स्थानांतरीय खेती होती है जो अलग अलग जगह की जाती है, जहाँ पर हमने खेती की और वहाँ पर भूमि फिर सही से नहीं उगरी तो 2-3 साल बाद हम वहाँ से छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर खेती करने लगते हैं। घुमंतु कृषक भी इनको कहते हैं। तो इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर क्या करते थे, मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की थी। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे, और कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, और स्नेह आदर से लोग इन्हें क्या कहा करते थे, पीर कहा करते थे। तो यहाँ पर जो लोग आकर बसे हुए, सुख सुविधाओं के लिए जो उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें समुदाय के नेताओं ने जो दिया, तो ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका अपना अदा करने लगे। और कभी कभी इनको ही क्या समझा जाने लगा, इन नेताओं के पास भैया अलौकिक शक्तियाँ हैं, और स्नेह और आदर से लोग इन्हें क्या कहने लगे, पीर कहा कहने लगे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई, और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र यानी कि सभी जगह पाई जाती हैं। अब देखते हैं जीववाद क्या होता है। तो ये मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, यानी कि इनमें भी जीवन है, जीवात्मा है, इसको क्या कहा जाता है, जीववाद कहा जाता है। तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनने का दौर जो है वो जोरों पर रहा, जो कि 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा था चैप्टर 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समुदायों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली थे, और वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भाव भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी कि तेली, कंसारी जो कि घंटा धातु के कारीगर थे आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए अवसर पैदा हुए, और इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ भी उठाया। और जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के मध्य से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। और जब स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनको ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, और उनकी प्रतिमाएं फिर मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है चित्र नंबर 11, ये एक 2 चाला छप्परदार झोपड़ी है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक छप्परदार झोपड़ी यहाँ पर दिखाई गई है, और ये एक चौचाला मंदिर है। ये क्या है, ये है एक चौचाला मंदिर। ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ देखिए, ये चित्र गोपियों के साथ श्री कृष्ण, ये श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर है। तो एक कृष्ण जी दिखाए गए हैं उनकी गोपियों के साथ इस चित्र में। तो इन मंदिरों की जो शक्लिया आकृति है वो बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला का मतलब होता है 2 छत वाली, या चौचाला का मतलब होता है 4 छत वाली। 5वें अध्याय में वर्णित
बंगाली गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छत वाली ढांचे में 4 कोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या फिर एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। अब बात करेंगे भोजन। अब भोजन से कैसे संस्कृति डिसाइड होती है, जैसे कि मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध जो खाद्य पदार्थ है उन पर निर्भर करती है। भाई अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर किसी भी जगह की बात कर लें, तो वहाँ पर किस तरह का उपलब्ध खाद्यान्न है, वहाँ पर कौन सी फसलें अच्छी तरह से उग पाती है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उन लोगों का खाना पीना वही बन जाता है जो वहाँ की आम जो फसलें होती हैं, जो वहाँ पर अमूमन पाई जाती है। कहीं पर हो सकता है कि ये फसलें वही हरी सब्जियाँ ज़्यादा उगती हों, लेकिन कहीं पर आपको मांस की संख्या में मछली पकड़ने वाले मछुआरे जो होते हैं, ये तो कहीं पर इन सब का खाना ज़्यादा है। जो साउथ में आप देखेंगे तो वहाँ पर मछली वगैरह ज़्यादा खाई जाती है। उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह, हरी सब्जियाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती है, ये सब खाई जाती हैं। तो ये सब वहाँ पर जो आमतौर पर हम देखेंगे जो स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन होता है उसी पर निर्भर करता है। बंगाल जो है एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की बहुत ही क्या है बहुतायत है, यानी कि उपज जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख भी मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो पकी हुई मिट्टी की जो पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी और ब्रह्म धर्म पुराण में, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो आपने देखा होगा जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो बहुत मछली वछली नहीं खाते हैं, मतलब मांस का सेवन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अगर बंगाल में आप देखेंगे तो बंगाल में तो देवी माता की पूजा होती है, आपको पता ही है, दुर्गा पूजा होती है बंगाल के अंदर, तो वहाँ पर बहुत बकरे वकरे कटते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर खाना पीना है अगर हम देखें तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि स्थानीय रूप में वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें क्या पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ के लोग जो हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, वो भी यहाँ पर मांस का सेवन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है किस तरह से कि एक घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए ये विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी की एक फलक आरामबाग से मिली है। देखिए मछली ये पकड़ कर कैसे यहाँ पर घरेलू उपयोग के लिए यहाँ पर ये तैयार कर रही है। इसी के साथ साथ अब देखते हैं कि यूरोप में क्या चल रहा था। तो यूरोप में बात करेंगे, यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय की। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य माने जाते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो कि एक भाषा जैसे कि फ्रांस या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालय पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की जो अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए जो आंदोलन है उसने इस भावना को और भी अधिक क्या दे दिया था, बल दे दिया था। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।